सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्माँ अमृतम गमय। नमस्कार। आज की इस सारस्वत सभा में आप सभी उपस्थित सुधीजन, आपका हार्दिक स्वागत है। सारस्वत सभा का नाम डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने इस श्रृंखला के प्रथम व्याख्यान की अध्यक्षता करते हुए दिया था। वाग देवी सरस्वती से जो संबद्ध है वह सारस्वत है। मैं अमरेन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता प्रोफेसर शंकर शरण जी का स्वागत करें फूलों से। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इस व्याख्यान माला में श्रोता नए नए श्रोता आते रहते हैं और उन्हें कुछ थोड़ा बहुत, मुझे लगता है मेरा दायित्व है कि मैं इस परंपरा से उन्हें परिचित कराऊं। यह स्मृति व्याख्यान माला बाबूजी सत्यदेव नारायण की, श्री सत्यदेव नारायण की स्मृति में शुरू की गई है। इस माला का पहला व्याख्यान प्रोफेसर कपिल कपूर ने दिया था। शीर्षक था भारतीय ज्ञान परंपरा और भारत का भविष्य। दूसरा व्याख्यान आदरणीय सुशील पंडित जी ने दिया था, जिसका विषय था कश्मीर से निष्कासन का इतिहास। आज इस श्रृंखला का तीसरा व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है। व्याख्यान से पहले बाबूजी का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना इसलिए जरूरी है कि हम इस व्याख्यान माला की सार्थकता और प्रासंगिकता, रेलेवेंस को समझ सकें। बाबूजी विज्ञान विषय के स्नातक थे पटना साइंस कॉलेज से, लेकिन उनकी आत्मा साहित्य, समाज, देश, राजनीति और इतिहास में बसती थी। उन्होंने 40 के आरंभिक दशक में 2 सरकारी नौकरियां छोड़कर पत्रकारिता को अपना कर्मक्षेत्र बनाया था। पटना से प्रकाशित होने वाले प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार सर्चलाइट में उन्होंने रिपोर्टिंग, अपनी सोच और अपनी भाषा से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। 1951 में वे दिल्ली आ गए और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अखबार में काम करने लगे। कुछ वर्ष बाद वे पीटीआई में आ गए और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। इस अवधि में वे बराबर एक साधना की तरह अपनी पुस्तक पर काम करते रहे। यह देश विभाजन पर आधारित है। वे मानते थे कि देश में वर्तमान समस्याओं और स्थितियों की जटिलता की जड़ में विभाजन का इतिहास है। एक युवा जागरूक पत्रकार की दृष्टि से वे 40 के दशक की राजनीति को देख रहे थे, समझ रहे थे और सोच रहे थे। विभाजन की पीड़ा और विनाश को उन्होंने स्वयं देखा था, अनुभव किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक दे बिट्रेड यू डियर मदर में जिस विचारशीलता से तत्कालीन इतिहास और देश के वर्तमान का विश्लेषण किया है, वह हमें झकझोरता है और सोचने पर विवश करता है कि क्या हमने जो और जितना इतिहास जाना, पढ़ा, समझा वही पूरा सच है, या उससे बहुत कुछ छूट गया है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। विचारशीलता से संपन्न बाबूजी का व्यक्तित्व हमें चीज़ों, स्थितियों और इतिहास पर पुनर्विचार करने को प्रेरित करता है। विचारशीलता का होना व्यक्ति, समाज और देश के लिए कितना जरूरी है, इसे इस सभा में उपस्थित सुधीजन स्वयं समझते हैं। विचार करने की दृष्टि हमारी विकसित हो सके, यही इस व्याख्यान माला का उद्देश्य है। हम भाग्यशाली हैं कि आज के हमारे व्याख्यान के लिए प्रोफेसर शंकर शरण जी ने स्वीकृति दी, वे यहाँ आए, यह हमारे लिए गौरव का विषय है। प्रोफेसर शंकर शरण से अधिक योग्य वक्ता इस विषय के लिए नहीं हो सकता। प्रोफेसर शंकर शरण जाने माने हिंदी स्तंभ लेखक हैं। ये मैं बहुत संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ क्योंकि इंटरनेट पर इनका बहुत ज़्यादा विस्तृत परिचय है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उसको समेटूँ। वे एनसीईआरटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला में नेशनल फेलो रह चुके हैं।
सोवियत इतिहास और राजनीति पर उनका विशेष अध्ययन है। उन्होंने जेएनयू से पीएचडी की है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मॉस्को से सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर डिप्लोमा किया है। राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में विगत 30 वर्षों से सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक विषयों पर उनका लेखन जारी है। दैनिक जागरण में 2002 से लगातार कॉलम लिख रहे हैं। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें कुछ प्रमुख के नाम इस प्रकार हैं: मार्क्सवाद के खंडहर, भारत पर कार्ल मार्क्स और मार्क्सवादी इतिहास लेखन, इस्लाम और कम्युनिज्म 3 चेतावनियाँ, दोराहे पर मुसलमान और हिंदू चिंता, गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग, संघ परिवार की राजनीति, एक हिंदू आलोचना, मैत्रियोना का घर और अन्य कहानियाँ, अनुवाद, 18 बरस बाद घर, डॉक्टर कुंदन लाल चौधरी कृत कविताओं का, अंग्रेज़ी कविताओं का होमलैंड आफ्टर 18 ईयर्स का हिंदी अनुवाद है। वे कश्मीर से निष्कासित हो गए थे 90 में। उनकी ही ये रचना है जिसका प्रोफेसर शरण ने अनुवाद किया है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग करतल ध्वनि से प्रोफेसर शंकर शरण का स्वागत करें और उनको व्याख्यान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर शरण। आदरणीय अमरेंद्र जी और विद्या जी और उपस्थित गणमान्य भाइयों और बहनों, विद्या जी ने परिचय में कुछ ज़्यादा ही कहा, लेकिन जब वो ये कह रही थी कि ये सबसे मैं अच्छा पात्र हो सकता था आज के लिए, तो मुझे मन ही मन लगा कि आज क्या स्थिति है देश की। 1.25 अरब से ऊपर की आबादी, और कोई इतिहास का विद्वान या प्रोफेसर नहीं, एक राजनीतिक टीका टिप्पणी लिखने वाले को वो कह रही हैं कि ये सबसे योग्य व्यक्ति हैं। इससे ये स्थिति का कुछ अनुमान हो सकता है कि हम आज ज्ञान परंपरा का इतना नाम लेते हैं, आज चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, तो वास्तव में हम लोग किस स्थिति में हैं, इसका एक पैमाना बनाकर देखा जाए तो स्थिति कुछ और मिलेगी। और मैंने इसीलिए विद्या जी को कहा भी था कि जिस तरह का आप बैकग्राउंड बता रही हैं उसके हिसाब से शायद मैं उपयुक्त पात्र नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत भिन्न तरह से लिखता और समझता हूँ, वो ऐसा ही बोलता भी हूँ। तो आज के विषय के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप सब लोग आए, इसके लिए मैं पहले भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में भी करूँगा, क्योंकि ऐसा अवसर मेरे लिए कम आता है। चूँकि आपने कहा कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, शिक्षक और इस तरह के चुने हुए लोग आएंगे, तो मुझे भी एक तरह की लालसा हुई कि ठीक है, मैंने जो अभी तक सीखा समझा है वह कुछ बांटने का अवसर मिला है, तो मैं वह बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। इतिहास और राजनीति मिले जुले विषय हैं, बल्कि जो आज की राजनीति है वो कल इतिहास हो जाती है, और जो कल की राजनीति थी उसको आज हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। तो राजनीति और इतिहास का अन्योन्याश्रय संबंध है। इस रूप में मैं इतिहास के अध्ययन से, अवलोकन से, आलोचना से मैं लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। कहना चाहिए कि लगभग 40 साल से, या शायद उससे भी अधिक से। तो इन दिनों में मैंने जो सीखा, समझा और पाया है, उसको इस विषय के बहाने, इस विषय की मर्यादा के अनुसार मैं रखने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली बात, भारतीय इतिहास बोध। यूरोपियन लोग कहते रहे हैं, और पहले यह चर्चा काफ़ी होती थी, अब कम सुनाई पड़ती है, या शायद विश्वविद्यालय में होती हो, कि भारतीयों में इतिहास बोध नहीं है, सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है। और इसके उत्तर में, ये उस समय की बात है 100-150 साल पहले से, इसके उत्तर में हमारे मनीषी कहते थे कि नहीं, भारतीयों में जो इतिहास बोध है वो दूसरे तरह का है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही बातें सच हैं। यह निश्चित रूप से भारत में उस तरह की हिस्ट्री बुक्स, राजाओं की वंश परंपरा, उनका शासनकाल, कब वो आए, कब जन्म हुआ,
क्या क्या उन्होंने किया, क्या उनकी नीतियाँ थी, इस तरह का विस्तृत लेखन सचमुच भारत में कभी नहीं मिला, कभी नहीं था। और ये कुछ लोग इसको कंट्रास्ट में भी देखते हैं कि जहाँ फिलॉसफी, साइंस और बहुत मेडिसिन, इस तरह के बहुत तरह के क्षेत्रों में अगाध भारतीय ग्रंथ हैं, इतने अगाध कि आज भी पूरी दुनिया में उनकी मांग होती है, खोजते हैं लोग। अभी विद्या जी ने प्रोफेसर कपिल कपूर जी का नाम लिया, वो बताते थे या बताते हैं कि आज भी भारत से विदेशों को निर्यात होने वाली सबसे अधिक पुस्तकें पुरानी संस्कृत की पुस्तकें हैं। इतना उनमें ज्ञान है। लेकिन जिसको यूरोप हिस्ट्री कहता है, या जो हिस्ट्री है, या जो विषय उन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया हिस्ट्री, उसकी कोई चीज़ भारतीय परंपरा में नहीं मिलती है। ये सच बात है। तो हमारे लोगों ने, जिसमें इतिहासकार भी थे, रमेश चंद्र मजूमदार ने इस पर लेख लिखा है, बड़ा ऐसे है उनका भारतीय इतिहास बोध पर। फिर हमारे दूसरे लोगों ने भी इस पर लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, निर्मल वर्मा ने टिप्पणी की है, अज्ञेय की एक पूरी किताब है जो अब दुर्भाग्य से कहीं उपलब्ध नहीं है, वो अंग्रेजी में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी थी, ए सेंस ऑफ टाइम, और हिंदी में उसका मूल है संवत्सर। मुझे लगता है कि इससे अधिक सिस्टमेटिक और विस्तृत और अगाध और गूढ़ भारतीय इतिहास बोध पर और भारतीय काल बोध पर कोई पुस्तक नहीं है, कम से कम मेरी जानकारी में। यहाँ की लाइब्रेरी में इंग्लिश में उपलब्ध थी, मैंने यहीं से वो ली थी, ए सेंस ऑफ टाइम। तो बहुत लोगों ने इस पर लिखा है कि भारतीय इतिहास बोध अलग तरह का है। मैं एक दो उदाहरण सुनाता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर, वो उसका जवाब देते थे कि चूँकि ब्रिटिश या यूरोपियन कहते हैं कि हमें सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, तो हमारे लोग इसको रेसिस्ट करते थे कि नहीं है। तो टैगोर कहते हैं, भारत की प्रवृत्ति यदि राष्ट्र गठन की होती तो अवश्य ही आज भारत में बहुत बड़ी बड़ी इतिहास की सामग्रियां देखने को मिलती और उनसे आधुनिक इतिहासज्ञों का काम बहुत कुछ सहज हो जाता। किंतु यह देखकर मैं इस बात को किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकता कि भारत ने अपने अतीत और भविष्य को किसी एक सूत्र में ग्रंथित नहीं किया है। वह सूत्र सूक्ष्म है, परंतु उसका प्रभाव साधारण नहीं है। स्थूल भाव में वह दिख नहीं पड़ता, परंतु उसी ने हमें अब तक अपने पूर्वजों से अलग नहीं होने दिया। टैगोर कहते हैं। निर्मल वर्मा, हम इतिहास के प्रति सचेत नहीं थे, यह सही नहीं है। सही यह है कि हम इतिहास के प्रति सचेत होते हुए भी उसके बिंबों का निर्माण निरर्थक समझते थे। इसलिए हम परंपरा को भी उतना महत्व नहीं देते थे जितना दूसरे देशों के लोग, क्योंकि हम उसे बीते हुए समय का अंश नहीं मानते थे जिसे वर्तमान में ढोना है। हमें अपनी परंपरा का उतना ही अनुभव होता है जितना अतीत हम अपने भीतर लेकर चलते हैं। और विद्यानिवास मिश्र, अन्य लोगों ने भी इस पर विस्तार से लिखा है कि भारतीय मनीषा या भारतीय मनोवृत्ति वह इस नित्य में नहीं, ये अनित्य में नहीं है। राजा लोग आए रहे फिर चले गए, ऐसे तो सैकड़ों आए हैं और सैकड़ों आएंगे। इनका वर्णन और विस्तार लिख करके क्या होना है? उसमें संदेश क्या है, उसमें सार क्या है, उसमें शाश्वत मूल्य की चीज़ क्या है? हमारे लोगों ने आर्ग्यू किया कि हम उस पर ध्यान रखते थे, इसलिए इस तरह के डिटेल्स हमारे यहाँ नहीं मिलते। मैं एक और उद्धरण पढ़ना चाहता हूँ जो एक बड़े ज्ञानी का है, रामस्वरूप जी। हिंदू चिंतन ऐसी ऐतिहासिकता में विश्वास नहीं रखता और उसकी पूजा नहीं करता। यह तो तात्कालिक और ऐहिक में भी शाश्वत की ही आराधना करता है। इसी कारण यह अपने सत्य और धर्म को शाश्वत कहता है, क्योंकि ऐसे सत्य और धर्म जो किसी काल विशेष में किसी व्यक्ति विशेष के साथ पैदा हुए, वे उसी काल क्रम में लुप्त और समाप्त भी हो जाएंगे। तो ये जो भारतीय इतिहास दृष्टि है, यह निश्चित रूप से भिन्न है और यह हमारे काल बोध से जुड़ा हुआ है, जिस पर अज्ञेय ने सबसे विस्तार से लिखा था। तो ये बात सही है कि हमारा इतिहास बोध अलग तरह का है। लेकिन यह भी सच है कि जिस अर्थ में यूरोप हिस्ट्री को लेता है, और मज़े की बात है और यह एक विडंबना भी है कि उसी अर्थ में हम पूरी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आज से नहीं 100 सालों से। और स्वतंत्र भारत में हजारों कॉलेज और सैकड़ों विश्वविद्यालय उसी सेंस ऑफ हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं जो यूरोपियंस की है। और फिर हम
इस स्थिति को देख रहे हैं कि हमारा इतिहास बोध उस तरह का है जिसमें हम इस तरह के विवरणों को कोई महत्व नहीं देते थे और आज भी नहीं देते हैं। मगर जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं या जिस तरह की डिज़ाइनिंग है हमारे एकेडमिक्स की, वो उसी तरह की है। तो इसमें इतना बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक इतनी बड़ी विसंगति है जिसको हम देख करके भी नहीं देख पा रहे हैं। मैं उसमें से कुछ आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो चूंकि उस अर्थ में हमारा इतिहास बोध, भारत का इतिहास बोध हम नहीं पढ़ाते। जैसे जो बातें मैं कह रहा हूँ या जो अज्ञेय ने, ये रामस्वरूप जी ने या निर्मल वर्मा ने, ये विद्यानिवास मिश्र ने या रमेश चंद्र मजुमदार ने जिस इतिहास बोध की चर्चा की, आप देखेंगे कि वह हमारे विश्वविद्यालयों में नहीं है। उससे हमारे आज के प्रोफेसर बिल्कुल संपृक्त नहीं है। शायद वो कुछ नहीं कह सकते कि हमारा इतिहास बोध और यूरोपियन इतिहास बोध, सेंस ऑफ हिस्ट्री में अंतर क्या है। तो यह स्थिति आज भी है और इसी के कारण हम सामूहिक रूप से राजनीति में अनाड़ी भी हैं। ये मैंने महसूस किया है, क्योंकि वास्तविक विवेकशील राजनीति न केवल वर्तमान के सभी अच्छे बुरे महत्वपूर्ण देशी विदेशी राजनीतिक पात्रों, बल्कि पिछले घटनाक्रम की भी सभी संबंधित घटनाओं, पात्रों, तत्वों से अवगत रहने पर ही हो सकती है। यानी हिस्ट्री से अवगत रहने पर, जो यूरोपियन सेंस ऑफ हिस्ट्री है। अगर जो नेता या समाज, मतलब हम लोग, उस पारंपरिक हिंदू रुख लेकर चले कि हमें तो नित्य से मतलब है, अनित्य से नहीं, वह राजनीति में आंख रहते हुए अंधा बना रहेगा। जिसके उदाहरण स्वतंत्र भारत में, बल्कि उसके 3 दशक पहले से खिलाफत आंदोलन में गांधी जी और कांग्रेस के कूदने के समय से, मतलब 1919 से, एक के बाद एक भयावह परिणामों वाले होते रहे हैं। यानी जिनके साथ हम मिलकर चल रहे हैं या जिनसे हम लड़ रहे हैं, उनके इतिहास से निर्लिप्त रहकर, अज्ञान में रहकर, केवल अपनी कल्पना से, सदिच्छा से, सतही हिसाब और अनुमान से कुछ समझना, निर्णय लेना, लेते रहना, यानी पूरी तरह हिस्ट्री, इतिहास से गोल रहकर, जो कुछ दशकों तक ब्रिटिश संसर्ग से थोड़ी बहुत पश्चिमी दृष्टि वाली इतिहास चेतना बनी थी, जो वर्तमान युग की राजनीति में टिकने के लिए अपरिहार्य है, वह 1919 से, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के साथ वह दृष्टि धीरे धीरे खत्म होने लगी। और इस पर बहुत एक स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन है जो सिर्फ प्रमाण के लिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और बहुत बड़े विद्वान थे, उनको दूसरी तरह से देखा जाता है, लेकिन उनकी विद्वता पर पूरी दुनिया में किसी को संदेह नहीं है। अपने देश में उनको लोग कम जानते हैं, पश्चिमी विश्वविद्यालयों में उनकी किताब चलती है, उनकी लिखी किताब, नीरज सी चौधरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। उन्होंने अपनी आखिरी किताब 100 वर्ष की आयु में लिखी थी और ये उनकी पहली किताब से ली गई है। 1952 में आई थी ऑटोबायोग्राफी का पहला खंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, जिससे वो प्रसिद्ध हुए। तब तक वो रिटायर कर चुके थे। वो लिखते हैं अपने कॉलेज के दिनों में, उनका जन्म 1897 में हुआ था, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे ग्रेजुएशन में। वो लिखते हैं और हिस्ट्री पर जो उनका ऑब्जर्वेशन है, मैं उस पर आपका सिर्फ संकेत में ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय से क्या हुआ इतिहास जान के क्षेत्र में। आवर लेक्चरर्स एट देयर बेस्ट, ये 1920 की स्थिति बता रहे हैं आप लगभग। आवर लेक्चरर्स एट देयर बेस्ट वेयर क्रैमर्स इन द बेस्ट सेंस ऑफ द वर्ड, and at their worst were the worst conceivable crammers. They had a wholly artificial conception of the subject they taught, regarding them only as conventional academic disciplines. Now the next 2 sentences, please. Perhaps in the case of history this was better than what was taken its place. The Clio of the bazaars, क्लायो इतिहास की देवी, ग्रीक मिथक होते हैं हर चीज़ के देवता, तो क्लियो हैं वहाँ इतिहास की देवी। जैसे हमारे यहाँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, वहाँ क्लियो हैं इतिहास की देवी। उसको वह कहते हैं द क्लियो ऑफ द बाजार, द इम्प्यूडेंट बैगेज फ्रॉम द हरम ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, which in my time was just showing up painted Adalisk's face at the window, but has now invaded our universities.
The Hausfrau was preferable to the strumpet. Still, the conventional subject was not the real subject. इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन्होंने इतिहास की देवी को पहले बाजारू और फिर रखेल बना लिया राष्ट्रवादी आंदोलन ने। ये इतना पिक्चरस्क और इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने इतिहास को झुठलाना शुरू कर दिया राजनीतिक उद्देश्यों से। और वो मैं देखता हूँ कि अगर खलीफत आंदोलन से अभी तक लेकर चलें, उसी का उदाहरण ले लीजिए। खलीफत आंदोलन अभी उसके 100 साल हुए और आप देखेंगे कि यहाँ छोटी छोटी चीज़ों की शताब्दी मनाई जाती है। हाउ कम कि उतना बड़ा आंदोलन जिससे गांधी बने और असहयोग आंदोलन के रूप में वो बचपन से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन असली बात छिपाकर कि वो असहयोग आंदोलन नहीं था, वो खलीफत आंदोलन था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब वो हिंदुओं को नहीं रुचा तो इसमें असहयोग जोड़ा गया ताकि हिंदू भी उसमें भाग लें। तो ये 1919 से 1921 तक का जो खलीफत असहयोग आंदोलन था, जिसको एनी बेसेंट ने नाम दिया था खलीफत गांधी एक्सप्रेस, ये इतना भयावह परिणाम वाला था। और इसीलिए जब इसकी शताब्दी आई तो साइलेंटली इसको चले जाने दिया गया। मैं समझता हूँ आज के विषय के अनुसार, और जो बात मैंने शुरू में रखी या भी रख रहा हूँ, वह यह है कि हमारी इतिहास को नकारने की, इतिहास से निर्लिप्त रहने की, इतिहास को एक तरह से अपनी नज़रों से दूर रखने की प्रवृत्ति का यह एक उदाहरण है कि पिछले 100 सालों का इतिहास भी जितनी असुविधाजनक और जितनी महत्वपूर्ण, जितनी गंभीर बातें, जितनी गंभीर घटनाएं हुई, उसके बारे में आपको कहीं भी कोई डिटेल्ड रिकॉर्ड रिसर्च न मिलेगा, न उसको प्रोत्साहन मिलता है। ये एक उदाहरण है कि खलीफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शताब्दी आई और चली गई, उसका कोई डिटेल हमारे पास नहीं है। तो खलीफत आंदोलन के समय से उस एक से एक भयावह परिणाम होते रहे हैं, जो इतिहास को झुठलाने के और इतिहास उससे आंखें मूंदे रखने के। यानी जिनके कुछ, हाँ, मैंने ये कहा था कि ब्रिटिश संसर्ग से जो थोड़ी बहुत सेंस ऑफ हिस्ट्री आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास भी जदुनाथ सस्सर, जदुनाथ सरकार और रमेश चंद्र मजुमदार जैसे महान हिस्टोरियन हुए, वो पीढ़ी तुरंत सूख गई अंग्रेज़ों के जाने के बाद। अब उस तरह के हिस्टोरियंस हमारे पास नहीं हैं। जो हैं उनसे आप परिचित हैं, कुछ आगे मैं उनकी चर्चा करूँगा। फलतः स्वतंत्र भारत में राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक तंत्र पूरी तरह इतिहास विहीन दृष्टि और पर्याप्त जानकारी विहीन राजनीतिक निर्णयों से चलता रहा है। इसके दर्जनों उदाहरण सामने हैं, पर वे किसी के ध्यान में नहीं आते, क्योंकि वही इतिहास विहीन दृष्टिकोण उसे इतिहास के अनुभव के रूप में देखने में ही असमर्थ है। हर घटना, निर्णय को अलग अलग व्यक्तियों की निजी गलती के रूप में कोसकर इतिश्री कर ली जाती है। वह गलती क्यों हुई, इससे बेपरवाह और इसी कारण वही गलतियां पुनः दोहराता चलता है। खलीफत आंदोलन के एंटी क्लाइमैक्स से लेकर तिब्बत, चीन, कश्मीर या अभी भी जम्मू या बंगाल में क्रमशः हिंदू विनाश, या कभी ट्रंप के झटके, कभी बांग्लादेश में मंदिरों पर चोट या हिंदुओं का पलायन, नेपाल के घटनाक्रम, अभी तालिबान, हर घटनाक्रम हमारे नेतृत्व वर्ग और बौद्धिक वर्ग के लिए आकस्मिक झटके के रूप में आता है, एज इफ वो इसके लिए तैयार नहीं थे, औचक कुछ हो गया। हर कठिन मामले में ऐसा क्यों है? मेरा अनुमान है कि वह पीछे का और इसीलिए सामने का, जो पिछले से जुड़कर ही समझ में आ सकता है, उसके बारे में वो कुछ विशेष नहीं जानता, क्योंकि वह सदैव संकीर्णतम वर्तमान में जीता है। अपनी कल्पना और मंसूबे में ही बाहर की, मतलब देश से बाहर की और देश के अंदर के भी जो अदर हैं, उनके बारे में हर चीज़ की संभावना और कल्पना से वह तय करता है, और उसके इतिहास और संपूर्ण वर्तमान से भी बेपरवाह रहकर। इसीलिए वह गच्चा खाता रहता है और सीखने के बजाय तुरंत हर चीज़ पर पर्दा डालकर अपनी भूल छिपाने में पुनः अगले नेताओं, अगले बौद्धिकों और पूरी की पूरी पीढ़ियों को उसी अंधत्व में रहने देने का प्रबंध करता है। यानी अपनी भारी गलती छिपाने के लिए उसी इतिहास विहीन दृष्टि को दृढ़ता से जमाता है, जिसके कारण वो इसी गलतियां हुई थी। दस ए परपेचुअल विशियस सर्किल, मतलब जो कारण है वो परिणाम को पैदा करता है, उस परिणाम से फिर उस कारण को पुष्ट किया जाता है। इस्लाम और कम्युनिज्म, ये दो बड़े विचार और कार्यक्षेत्र हैं जिसके प्रति हमारे ऐतिहासिक अज्ञान,
यानी इतिहास विहीन दृष्टि के ही परिणाम के वह विविध उदाहरण हैं जो खलीफत आंदोलन में हिंदुओं के संहार, फिर देश विभाजन, फिर कश्मीर में हिंदुओं के सफाए से लेकर तिब्बत और संयुक्त राष्ट्र में हमारी विचित्र नीतियों में झलकती रही है। कुछ लोग इसे शक्ति की कमी कहते हैं कि भारत उतना शक्तिशाली नहीं है, अंग्रेज थे तो कुछ और बात थी। ये बात सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। चीन की स्थिति 1949 में छोड़िए 1970 तक भी भारत से कोई बहुत अलग नहीं थी। न ही हम शक्ति संचय में असमर्थ हैं, न वैसे कायर जैसा हमें समझा जाता है। स्वयं गांधी जी ने कहा था 1924 में कि आम हिंदू कायरता की हद तक भीरू होता है। वो मुसलमानों से तुलना कर रहे थे। आखिर दुनिया भर में पूरे ब्रिटिश राज की सेना के सबसे बड़े भाग भारतीय सैनिक ही थे, जिससे उनका शासन आधी दुनिया पर चला और इतने लंबे समय तक चला। उसमें मुसलमान, सिख और हिंदू तीनों सिपाही थे। कमी हमारी बुद्धि और चरित्र में है। ये दोनों तत्व मिले हुए हैं। इस बौद्धिक कमी का एक महत्वपूर्ण अंश इतिहास चेतना से खाली रहना ही मुझे प्रतीत होता है। इसका प्रमाण आप स्वयं देख सकते हैं कि अभी मैंने एक का उल्लेख किया, पिछले 100 सालों से भारत में अपने हाथों से अर्जित सभी तबाहियों का कभी सच्चा विश्लेषण नहीं किया गया है। हर तबाही का दोष किसी विदेशी या किसी अन्य दल या नेता को देकर पल्ला झाड़ने की प्रवृत्ति ने वास्तविक अध्ययन विश्लेषण को ही रोका है। न कोई रिकॉर्ड रखा गया, न रखे जाने को प्रोत्साहित किया गया। उल्टे हतोत्साहित अगर कोई अपने प्रयत्नों से करे तो उसे भी नीचा दिखाया जाता है, यह कहकर कि वह एंटी कम्युनिस्ट है, वह एंटी मुस्लिम है, वह एक ही विषय का सनकी है, एक ही विषय पर लिखता रहता है। वो ये नहीं देखते कि वो उस एक ही विषय पर कितनी मेहनत से वह डेटा कलेक्ट कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है। इसका कोई सम्मान नहीं है स्वतंत्र भारत में। आप देखेंगे अभी ये उनका उल्लेख मैंने किया, नीरज चौधरी का। मेरा अपना अनुभव है कि वो जो उनके 2000 पन्नों का जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसके बिना आप मॉडर्न इंडिया का इतिहास बिल्कुल नहीं समझ सकते। इतनी सामग्री उसमें भरी हुई है, ठसाठस। उसी तरह सीताराम गोयल, जो उन्होंने सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म का जो विश्लेषण स्वतंत्र भारत में किया, उसकी तुलना किसी से नहीं है। लेकिन कहीं मेल लाइन में उनकी चर्चा नहीं है, कहीं उसका प्रोत्साहन नहीं है, और उस तरह का अध्ययन करने वाले को, रिकॉर्ड करने वाले को भी प्रोत्साहन नहीं है। तो मैं इसको जोड़ता हूँ, ये किसी की निजी या दलीय गड़बड़ी नहीं है, ये वह दृष्टि है जो इतिहास को महत्वपूर्ण ही नहीं मानती। किसकी ज़रूरत क्या है? अभी कुंदन लाल चौधरी की चर्चा हुई, मैंने उस पुस्तक को इतना महत्वपूर्ण पाया कि मेरा जो विषय नहीं है, मैंने उनकी कविताओं का अनुवाद किया। कश्मीरी पंडित हमारी आंखों के सामने पूरा का पूरा उनका सफाया हुआ स्वतंत्र भारत में। ना आप विदेशी को दोष दे सकते हैं, ना किसी और को। लेकिन आप चर्चा कीजिए या देखिए तो सब लोग कुछ इसी तरह का अप्रोच लेंगे कि हमारा इसमें कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे याद है वो जो पहली बार आई थी तो गृह मंत्री ने कहा था, जब लगातार नरसंहार हो रहे थे, मुझे लगता है कि 8 महीनों में 44 सामूहिक संहार हुए कश्मीर में। ये 2002 और 2003 की बात है, वाजपेयी गवर्नमेंट थी। उस समय होम मिनिस्टर ने ये पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि अब जो भी हिंदू बच्चे हैं, हम उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। और अगर आप तुलना करें ब्रिटिश राज से, तो एक जगह भी, मोपला में जो संहार हुआ था वो खलीफत के समय में, उस समय एक वहाँ डिप्टी कलेक्टर थे गोविंदन नायर, उनकी पुस्तक आपने छापी है, मोपला रेबेलियन, वो मेरे ख्याल से 24-25 में वो किताब आई थी। उसमें एकदम पूरा आंखों देखा विवरण, और उस समय के अखबारों के थी से वो पूरी किताब है। उसमें जो शुरू में 2 उद्धरण है, उसमें एक में उल्लेख है किसी कैप्टन मैकरॉय को किताब उन्होंने समर्पित की है, जो एक मामूली पुलिस ऑफिसर था। वहाँ थाने में या इलाके में उतनी पुलिस नहीं थी, उतना ही वह लेकर गया। 300 की टुकड़ी और हजारों जिहादी थे। वो लगभग पूरी टुकड़ी साफ हो गई, इंक्लूडिंग कर्नल मैकरॉय। लेकिन वो लिखते हैं कि उसने हजार हिंदुओं की जान बचाई। अगर वो नहीं आते तो पूरा का पूरा इलाका इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर होता। ये उस समय उतने सुदूर में, वायसराय बैठता था शिमला में, और मोपला कितनी दूर। और यहाँ हमने देखा है कि दिल्ली में कुछ हो रहा है, निश्चिंत रहते हैं।
पूरे श्रीनगर में, मैं उस समय विद्यार्थी था यूनिवर्सिटी में, मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय कश्मीरी हिंदुओं का अंतिम सफाया हो रहा था, कोई चर्चा नहीं थी, जबकि यूनिवर्सिटी पॉलिटिकली कंसस थी, कोई खास चर्चा नहीं थी, और वहाँ झुंड के झुंड रातों रात कश्मीरी पंडित जा रहे थे। आज भी उनमें से असंख्य जीवित हैं जिनके पास पूरा रिकॉर्ड है। कोई एकेडमी उनको रिकॉर्ड नहीं करती, कोई ओरल हिस्ट्री नहीं है, कोई रिटन हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रोत्साहन तक नहीं है। यह जानबूझ करके, जिसको मैंने कहा जानबूझकर सूरदास बने रहने की प्रवृत्ति, यह उस तरह की गलती और उस तरह के डिसास्टर को न केवल फिर से रिपीट करती है बल्कि एक तरह से प्रोत्साहित करती है। तो यह इसका प्रमाण है, जिसमें एक तरह की ये राष्ट्रीय सहमति है। इसको किसी एक पार्टी या किसी लेफ्ट हिस्टोरियन के माथे डालना अब मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि सभी तरह की जो वैचारिक धाराएं हैं, राजनीतिक धाराएं हैं, सबका मोर और लेस वही रूप है जो वही नीरज चौधरी ने जो हिंट किया था राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू हुआ, इतिहास को झुठलाने की, और ख़ास तौर से इसी विषय पर, इस्लाम से जुड़े हुए विषय पर, और कम्युनिज्म भी। तो कम्युनिज्म, इस्लाम और हिंदू समाज, इन तीनों विषयों पर सच्चे इतिहास से दूर भागने में सभी की लाजवाब सहमति है। भारत विभाजन का वास्तविक, विस्तृत, प्रमाणिक, आंकड़ेवार इतिहास नहीं मिलता। चीन तिब्बत पर हमारी गफलत, उसका कोई डिटेल और हमारी नीतियों का कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मिलता। हाल में कश्मीर से हिंदुओं का संपूर्ण विनाश पर कोई दस्तावेज, श्वेत पत्र, शोध, आंकड़े, सुनवाई आदि सब कुछ गोल है। ऐसा क्यों है? लोग इसे तरह तरह से देखते हैं, पर मेरी दृष्टि में यह इतिहास के प्रति जो हमारी एक उदासीन प्रवृत्ति है, ये उसका भी एक यह नतीजा है। और इसकी तुलना में, चूँकि मैंने देखा है अपने यहाँ विद्यार्थी जीवन में, फिलिस्तीन और सोवियत समाजवाद और सेकुलरिज्म पर, इन विषयों पर आपको हजारों किताबें, अनगिनत शोध, अनगिनत पीएचडी आपको मिलेगी। ये कितनी अजीब बात है कि खलीफत आंदोलन पर नहीं है, भारत विभाजन पर नहीं है, कश्मीरी पंडितों के विनाश पर नहीं है, तिब्बत चीन की पॉलिसी पर नहीं है, इस पर कोई रिसर्च नहीं है, इसलिए उसको प्रोत्साहन नहीं है, रादर डिस्करेजमेंट कि मत करो, ये सब छोड़ो, ये पॉलिटिकल है, बहुत पॉलिटिकल है। सुविधाजनक कुछ विषय ले लो। सुविधाजनक विषय क्या? वही नेहरू जी पर 200 किताबें, गांधी जी पर 500 किताबें, सेकुलरिज्म पर 1000 किताबें आप किसी भी लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। अब वातावरण बदल गया है, लेकिन अभी भी दूसरे विषयों पर फिर वही हो रहा है। असली विषय से आज भी हम कन्नी कटाते हैं। तो यह इतिहास विहीन दृष्टि है जो अनाड़ी राजनीति में बदलती है, इससे बच नहीं सकती। सो आज का जो प्रश्न है, आज का इतिहास लेखन या आज के जो सवाल हैं, वो मेरी दृष्टि में वही है जो 100 साल पहले थे। हमारे विश्वविद्यालयों में, शिक्षा संस्थानों में जो पिछले 50-60 सालों में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, मिलावटी या झूठा, उसे बहुत से लोग आज की बात समझते हैं। मैं आज भी देखता हूँ कुछ लोग हैं उस पर सोशल मीडिया में भी और एकेडमिक रूप में भी, वो उन इतिहासकारों की निंदा करते हुए लेख लिखते हैं जैसे वो आज की बात है। वो उन इतिहासकारों को गए हुए 30-35 साल हो गए, वो आज भी उनकी निंदा कर रहे हैं, और वो ये नहीं देखते कि आज हम क्या पढ़ा रहे हैं, आज हमारे विश्वविद्यालयों में क्या शोध हो रहा है, आज यूजीसी की, ICSSR की गाइडलाइंस क्या है, आज जो सत्ताधारी हैं उनकी गाइडलाइंस क्या है। वो उससे बिल्कुल आंख मूंदे रहते हैं। उनका पूरा ध्यान रहता है कि रोमिला थापर ने क्या किया, विपिन चंद्र ने क्या किया, और उस समय क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था, JNU में क्या हुआ था। वह घटनाएं 40 साल पुरानी है। जिस किताब की उन्होंने चर्चा की, मैंने उस पर जो विश्लेषण किया है मार्क्सवादी इतिहास लेखन का, उसमें सारा जो डाटा है, सारे डिटेल हैं, सारे कोटेशन हैं, वो 40-45 साल पुराने हैं। आज भी उस पर इस तरह के लेख लिखे जाते हैं जैसे वो अभी हो रहा है। वो कल्प्रिट अभी हैं और उनकी अभी फजीहत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये इस नेता या इतिहासकार या ग्रुप या दल की दुष्टता मानकर उसकी निंदा करने में हम पूरी शक्ति लगा रहे हैं, जो दशकों पहले दिग्गत हो गए, किंतु पलट कर नहीं देखते कि आज या पिछले 10, 20, 30 सालों में तमाम पाठ्यपुस्तकों में क्या इतिहास और कौन पढ़ा रहे हैं, किनके आदेश से पढ़ा रहे हैं या मुँह चुरा रहे हैं, क्या ला रहे हैं, क्या बदल रहे हैं और नहीं बदल रहे हैं, और यदि बदल कर कुछ चीज़ लाते हैं तो वह क्या है। क्या वह बदली हुई सामग्री में सही इतिहास है या फिर दूसरे तरह का झूठा इतिहास या फिर कोरा गल्प है। यह सब देखना
इन प्रश्नों के उत्तर जानना, उनसे सबक लेना, उन पर कुछ करना, यह ना पहले था ना आज है। यह इतिहास विहीन दृष्टि है जिससे हमारा समाज यानी हमारे नेतृत्व और बौद्धिक आज भी चल रहे हैं। 100 साल पहले के गांधी जी और अन्य तमाम भारतीय नेताओं बौद्धिकों की तरह अपनी सदाशयता, अपनी गैर जानकारी या ज्ञान और अपने तथा विशेषकर दूसरों के बारे में सरल सुविधाजनक कल्पनाओं से चलते हुए, जब ऐसे आलोचक स्वयं जिम्मेदार पदों या सत्ता में हों तो उनके अनुयायी और समर्थक बनी बनाई बातें कहते हैं। स्थिति बदल रही है, धीरे धीरे ही होगा, हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, यह मेरी पुस्तक में रिकॉर्डेड है डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि यह बात 1977 से सुनी जा रही है, जब पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। और पूरे मेन स्ट्रीम में और सेमिनार में होल डिस्कशन इतिहास पर वह हो चुका था थॉरोली। जो आज भी हो रहा है उसी तरह से, एज इफ कि पहले नहीं हुआ था और ये आज की बात है। मैं इसको इतिहास विहीन दृष्टि के रूप में ही अब लेता हूँ। और सारी चीज़ों को अपने लोग और दूसरे लोग, अच्छे लोग और दुष्ट लोग, 100 साल पहले की मुस्लिम लीग हो या आज का नेपाल, बांग्लादेश या तालिबान, हर बात पर केवल तात्कालिक कल्पना, अनुमान, फौरन किसी को दोष और अपनी श्रेष्ठता, अच्छाई और दूसरे के कारण हम लाचार हैं, इस तरह का अंदाज हम प्रस्तुत करते हैं। वास्तविक नीति पुस्तक, विश्वविद्यालय, अकादमियों आदि के विषय, सामग्री, डायरेक्टिव्स आदि पहले वाली या आज की, उसका आकलन सदा की तरह नदारद रहता है। हम उसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस करते या फिर समझते हैं ये सब दूसरों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। जिनके पास सारे साधन, सारी शक्ति है, वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, दूसरों का है, और वो भी इनफॉर्मली। तो ये इसलिए मेरे विचार से ये सवाल वही के वही हैं जो 50 साल पहले थे, जो खलीफत आंदोलन के समय में गांधी जी के कलेक्टेड वर्क्स अगर आप देखें उलट करके, तो 1919 से 1924 का जो खंडकाल है कम से कम 8-10 वॉल्यूम है। वो खलीफत पर सबसे अधिक सामग्री है। गांधी जी खलीफत पर इतने ज़्यादा व्यग्र थे, इतनी बड़ी उनको आशा थी, और उसमें जो आर्गुमेंट्स उस समय आते थे, जो दूसरे लोग जो उनकी आलोचना कर रहे थे, जो गांधी जी को चेतावनी दे रहे थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े लोग थे, पॉलिटिकल ही नहीं, पॉलिटिकल में जिन्ना ने भी उनको चेतावनी दी थी कि आप एक बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं, जो काम कभी नहीं हुआ, कि मुल्ले मौलवियों को आप पॉलिटिकल मंच दे रहे हैं और ये बहुत खतरनाक है। श्री अरविंदो ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, एनी बेसेंट ने, पता नहीं कितने लोगों ने, मैंने पढ़ा है कि कांग्रेस कार्य समिति में एक व्यक्ति को छोड़ करके कोई इस गांधी जी के समर्थन में नहीं था खलीफत आंदोलन में कांग्रेस को जोड़ने के लिए। तो और जो वो आलोचना करते थे, जिन बातों के कारण करते थे, उसी को मैं कहता हूँ कि वो वही सवाल आज भी हैं। और यहाँ पर मैं जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनकी कुछ बात भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, यह दिखाने के लिए कि सवाल वही के वही हैं। और ये उपयुक्त भी है कि कुछ उनकी बात उनके शब्दों में सुनी जाए। ये वो किताब है जो आपने चर्चा की थी, स्वर्गीय सत्यदेव नारायण जी की, और ये आरंभ में ही लिखते हैं, पहला चैप्टर ही है, हु कुड हैव इमेजिन्ड, किसने कल्पना की थी। और वो सब टाइटल देते हैं, द 2 ब्राइटेस्ट स्टार्स ओनली कॉमन रॉक, मतलब जिनको हम सितारा समझते थे वो मामूली मिट्टी के ढेले साबित हुए। उसमें गांधी जी के बारे में जो कहते हैं, मैं वो देकर इस बात को जोड़ना चाहूँगा कि वही प्रश्न आज भी है। सत्यदेव नारायण जी कहते हैं कि ये गांधी जी का बड़ा नाम था, बड़ा हल्ला था, उनको मसीहा समझा जाता था, उनको अलौकिक व्यक्ति समझा जाता था, अद्भुत कहा जाता था, सेकंड जीसस किसी पत्रकार ने उनको कहा था, तो एक तरह की दैवी चीज़ उनको समझा जाता था। और तब वो कहते हैं, बट कम 1946 and 47 and there surfaced before him and the country a new challenge of a different kind, from people of a different temperament, different from what he had become familiar with during his confrontations with the British. This new challenge was the test. It was not a challenge from outside. Mind you, sir, it was not a challenge from outside. It was from within. It was from people who were our own people, but were saying now that they were not. It was the challenge posed by the Muslims of India,
demanding under the banner of the Muslim League and pressing violence into service to show that they mean business. That India be partitioned on communal basis on the ground that Hindu and Muslims living side by side in this land for ages were in reality two separate nations. जब यह चैलेंज गांधी जी के सामने आया, भारतीय नेताओं के सामने, मैं कहूँगा सिर्फ गांधी अकेले नहीं थे, आखिर बाकी लोग क्या कर रहे थे, तब यह दिखा कि उनकी वास्तविकता क्या थी. और वो कहते हैं सत्यदेव नारायण जी कि it will never be known whether there would have been any occasion for praise of that high order, or indeed for any praise or even any notice at all, if the Mahatma's lot had been cast differently. वो कहते हैं कि ये जो उनको इतनी प्रशंसा दी गई वो सब व्यर्थ थी, और शायद ये कभी नहीं जाना जा सकेगा कि वे मामूली प्रशंसा के लायक भी थे या नहीं. और वो उसी को कहते हैं कि जब टेस्ट का समय आया तो बिल्कुल मिट्टी साबित हुए. आगे कहते हैं, से if he had been pitted not against the British government as the leader of the Indian people, but against the Nazi state as the leader of the Jews, would the Mahatma in that scenario have been around to be regarded as a messiah, or would have ended up like untold millions of Jews, leaders or commoners, as a cake of soap made out of their remains in Hitler's gas chambers? फिर वो एक प्रसिद्ध उक्ति लेते हैं, इफ द बोट हैड बीन स्ट्रॉन्गर द स्टोरी वुड हैव बीन लॉन्गर. कहने का मतलब कि अगर ये ब्रिटिश राज नहीं होता तो गांधी जी जिसको फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे थे कि बोलने की आज़ादी तो होती ही है, घूमने फिरने की आज़ादी तो होती ही है, हम कहीं भी जाके धरना कर सकते हैं, हम कहीं भी पत्रिका निकाल सकते हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये प्रेम, सद्भावना, हिंसा, सत्य की ये सारी लेक्चर उनको देने का अवसर इसलिए मिल रहा है कि वो ब्रिटिश लिबरल सिचुएशन में थे. और ये श्री अरविंदो ने भी लिखा है, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है 1949 में, 4 पन्ने का उनका है, कमाल का एनालिसिस है जॉर्ज ऑरवेल का, रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी. उसमें ऑरवेल भी यही कहते हैं कि स्टालिन के रूस में किधर है गांधी, वही माओ के चाइना में किधर कोई गांधी हो सकता था, खुमैनी के ईरान में कोई गांधी हो सकता था. तो यह जो इतनी बड़ी देन थी ब्रिटिश राज की, लिबरल इन्वायरमेंट जिसमें आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड था, जेल में भी आपको पढ़ने की लिखने की सुविधा थी, इसको फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे थे. मैं महसूस करता हूँ कि यह इतिहास विहीन दृष्टि है, जिसको मैंने कहने की कोशिश की कि आप किन से लड़ रहे हैं और किन के साथ मिल के लड़ रहे हैं, उनमें दोनों के इतिहास और वर्तमान से आप अवगत नहीं हैं, इसलिए आप अपनी कल्पना से कुछ भी कहते रहते हैं. और वह गांधी जी के समय से आज तक दिखाई पड़ता है. और न केवल गांधी, जिसको स्वर्गीय सत्यदेव नारायण जी ने कहा कि वो स्टार मिट्टी के ढेले साबित हुए, उसके बाद हम असंख्य ऐसे स्टार को देखते हैं मिट्टी के ढेले साबित होते हुए. नेहरू जी चीन और तिब्बत के मामले में बिल्कुल उससे भी गए गुजरे साबित हुए. और वो खुद पार्लियामेंट में उनका भाषण है कि लोग हमें बेवकूफ़ कहते हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र में आज भी हम चाइना के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि उसने हमारी ज़मीन हड़प ली है. हम सुरक्षा परिषद की सीट हम ठुकरा रहे हैं चाइना के लिए क्योंकि वो हमारा मित्र. अजीब अजीब तरह की बातें. इसीलिए मैंने कहा कम्युनिज्म और इस्लाम ये 2 विशाल विषय हैं पिछले 100 साल के, जिसमें हम अपनी पूरी बौद्धिक और राजनीतिक नेतृत्व का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो इनके बारे में क्या जानते थे, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी नीतियाँ तय की, अपने भाषण तय किए, अपनी सूक्तियाँ, अपने निर्देश और पता नहीं क्या क्या बातें कहीं. मैं समझता हूँ एक जिम्मेदार रिसर्चर के रूप में कि वो पूरे के पूरे अज्ञान पर आधारित थे. वो कम्युनिज्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वो फासिज्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते थे, और इन्हीं सभी विषयों से उलझते हुए इस पर अपना फतवा, अपने सदाशयता को सत्य और ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते थे. और चूंकि हमारे देश में एक भक्ति की परंपरा है, ये नीरज चौधरी ने कहा है, ऑब्जर्व किया है, जो कोई भी कर सकता है, कि गांधी नेहरू को जो यह चमत्कारिक आभा मिली, वह हिंदुओं में जो ये भावना है देव पूजा की या अवतार पूजा की, ये उससे जुड़ी हुई है. उनके एक्चुअल रिकॉर्ड से वो महान नहीं है. एक्चुअल रिकॉर्ड में सिर्फ डिसास्टर है सारे लीडरों के हिस्से में. अगर आप कोई परख का पैमाना बनाकर देखें तो कि आपने ये कहा, आपने ये वायदा किया, आपने ये आश्वासन दिया और ये रिजल्ट हुआ,
और इसकी तुलना में पहले का, और इसकी तुलना में दूसरे का, और इसकी तुलना में दूसरे देश का, अगर ऐसे हम तुलना करेंगे तब हमारे नेताओं की या नेतृत्व का मूल्यांकन हो सकता है। लेकिन भारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। इसलिए मेरे विचार से सवाल वही के वही है। हम इतिहास के बारे में, और हम आज भी जब बहस करते हैं इतिहास पर, जब भी विवाद होता है, तो यह कभी इसकी चर्चा नहीं होती कि ऐसे अनैतिहासिक विकृत उल्लेख क्यों किए गए। यदि उल्लेख सुनिश्चित करते हुए नई सामग्री देनी है तो उन सामग्रियों के चयन का आधार क्या होगा। तीसरे, उपेक्षित या अतिरंजित ऐतिहासिक नायक नायिकाओं को इतिहास पाठ से जोड़ते या हटाते हुए उनके बारे में क्या लिखा और क्या नहीं लिखा जाएगा। आखिर किन्हीं ऐतिहासिक नायक नायिका या योद्धा के बारे में ऐसा पाठ भी लिखा जा सकता है जो अंशतः सत्य होते हुए भी उनकी भूमिका, भावना, विचार, परिणाम आदि गंभीर बातों को लुप्त या संकीर्ण रखे। उदाहरण के लिए बादशाह अकबर से लेकर गांधी, सुभाष, लेनिन, मैक्स मुलर, सब के बारे में आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हम अमूमन अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में पढ़ाते रहे हैं पिछले दशकों से, वो बहुत ही नॉमिनल ट्रूथ उसमें है। और अधिकांश बातें या तो एग्जेजरेशन है या इवन आउटराइट फॉल्स है। वह इतिहास हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पिछली कई पीढ़ियों से पढ़ा रहे हैं। सो मूल समस्या पर विचार करके देश हितकारी, सत्यनिष्ठ और न्यायोचित समाधान आवश्यक है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के समान ही एक गंभीरतम महत्व का प्रश्न है। अतः इस पर किसी मतवादी, दलीय या राजनीतिक आदि से नहीं, अपितु मात्र राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करना उचित होगा। तो उस विकृति और इतिहास को इस्तेमाल की चीज़ बनाने, जिसके लिए मैंने कहा कि नीरज चौधरी ने कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आपने इतिहास को अपनी बंधुआ दासी बना लिया। और देखिए कि ये 1962 में रमेश चंद्र मजूमदार, द ग्रेट हिस्टोरियन, वो क्या कहते हैं। आज से 63 साल पहले की बात है, उनको मैं उद्धृत कर रहा हूँ। प्रोफेसर रमेश चंद्र मजूमदार, जब केंद्र सरकार की समिति एक समिति निर्देश देती है कि भारत का इतिहास इस तरह से लिखा जाना चाहिए ताकि भावनात्मक एकता लाने में सहूलियत हो, और सबसे बढ़कर जब सरकार स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास के बारे में कांग्रेस पार्टी का नज़रिया स्वीकार कर लेती है, तब यह सचमुच खतरे की घंटी है। इस मानसिकता से भय होता है कि भविष्य में इतिहास केवल प्रचार का माध्यम रह जाएगा और भारत फासिस्टों और कम्युनिस्टों के रास्ते पर चला जाएगा। अभी यह खतरा सबको स्पष्ट नहीं है, मगर देखने वाला देख सकता है कि दूर क्षितिज में दिखने वाला काला बादल अभी आदमी के हाथ के बराबर है, किंतु जल्द ही यह पूरे आसमान को आच्छादित कर सकता है। ये उन्होंने नवंबर 1962 में लिखा था। उसके बाद वो कहते हैं आगे भी कि स्वतंत्र भारत में इतिहास के प्रति मिथ्या बातें धीरे धीरे एक पार्टी का नारा बन गई। उसे पाठ्य पुस्तकों में डालने के लिए इतिहासकारों को बाध्य किया जाने लगा, और नहीं तो उसे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा, और जो भी ऐसा लिखेगा उसे भारत सरकार की काली सूची में डाल दिया जाएगा। ये 1962-65 की बात है। उसके बाद 1967 में कहते हैं वही रमेश चंद्र मजूमदार, सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ खास बातों को पुष्ट करना चाहती है। जैसे मैंने जो कहा, सवाल वही है जो बार बार आता है, भारत के दो बड़े समुदायों के बीच के ऐतिहासिक भ्रातृपूर्ण संबंध का कृत्रिम विचार, और ऐसे ही कई नारे जो स्वाधीनता आंदोलन की ज़रूरतों से उभरे थे। नाउ कनेक्टेड टू नीरज चौधरी कि आप किस तरह से इतिहास को अपनी दासी बना रहे हैं, मतलब झूठी बातें आप कह रहे हो प्रचारित करो ताकि हमारी राजनीति को सहूलियत हो। जो कई मामलों में, नाव रमेश चंद्र मजूमदार, सरकार इसे महान विरासत मानती है, वह कृत्रिम विचार जो कई मामलों में सच्चाई का कत्ल बन जाता है। इतिहास वर्तमान राजनीति में बदल गया है। आज भारतीय इतिहासकार सच्चा इतिहास लिखने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यदि उसकी बात सत्ताधारी पार्टी को बुरी लग सकती हो। मैं व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ, रमेश चंद्र मजूमदार कहते हैं, कि ऐसे विचार व्यक्त करना राष्ट्र विरोधी करार दिया जाता है यदि वह आधिकारिक विचारों के अनुरूप न हो, और कहने वाले को सरकार के कोप का शिकार बनना पड़ता है। इसलिए हैरत की बात नहीं कि जाने माने इतिहासकार भी पूरी सच्चाई कहने में संकोच करने लगे। मैं ऐसे और भी उदाहरण दे सकता हूँ, मेरी पुस्तक में बहुत सारे हैं, और उसकी आवश्यकता नहीं है, आप वो आज भी देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में इतिहास का मिथ्याकरण एक राजकीय नीति बनी जो अंग्रेजों के समय नहीं थी।
और इसीलिए मैंने कहा कि वो नीरज चौधरी वाली बात कि राष्ट्रीय आंदोलन की ज़रूरत से यह निकला, इतिहास को झुठलाना। और 1980-81 में बाकायदा इसके लिए हिदायतें देकर, लिखित हिदायतें देकर निर्देश दिया गया कि इतिहास में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कभी ब्रिटिश काल में आपको इस तरह की चीज़ दूर से भी नहीं मिलेगी कि किसी वायसराय ने या किसी कलेक्टर ने भी वो झांकने भी गया हो कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में उनको भी कुछ कहना है। वो एकेडमिक लोगों की चीज़ थी और इसीलिए उस ज़माने में हर विषय में स्कॉलर पैदा हुए। रमेश चंद्र मजूमदार और जदुनाथ सरकार सिर्फ उदाहरण है। और उस पर 17 जनवरी 1982 इंडियन एक्सप्रेस में कुमी कपूर ने उसको एक समरी दिया था। अभी भी वो कंट्रीब्यूटिंग एडिटर है इंडियन एक्सप्रेस की। उसमें वो डायरेक्टिव्स का उन्होंने समरी दिया था। नंबर 1, मिथकों को इतिहास समझने और उस पर अत्यधिक भरोसा करने के विरुद्ध चेतावनी। नंबर 2, देश के प्राचीन अतीत की अत्यधिक प्रशंसा करना मना है। मतलब आपको मुगल काल से पहले के इतिहास को आप ज़्यादा ग्लोरीफाई मत कीजिए। तीसरा, मुस्लिम शासकों को विदेशी नहीं कहा जा सकता सिवा उन आरंभिक आक्रमणकारियों को छोड़कर जो यहाँ बस नहीं गए थे। मतलब जो आके चले गए उनको छोड़कर बाकी सबको अब आप विदेशी नहीं कहेंगे, ये डायरेक्टिव था। नंबर 4, औरंगजेब का उल्लेख अब इस्लाम के विजेता के रूप में नहीं किया जाएगा और शिवाजी को पाठ्यपुस्तकों में बहुत अधिक प्रतिष्ठा नहीं दी जाएगी। दीज वेयर द डायरेक्टिव्स इन 1980 अर्ली 80s। नंबर 5, मध्यकाल को काला युग और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष के काल के रूप में दिखाना मना है, फॉरबिडन। पूरे हिस्ट्री पर कोलतार पोतना। नंबर 6, राजनीतिक लड़ाइयों में धर्म की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर कहने की अनुमति नहीं है। ये कोड वर्ड है कि आपको इस्लाम का उल्लेख नहीं करना है। उन निर्देशों की एक समालोचना तभी सीताराम गोयल ने अपनी पुस्तक ए स्टोरी ऑफ इस्लामिक इम्पीरियलिज्म इन इंडिया लिखकर प्रकाशित की थी, जिसमें इन सारी बिंदुओं का उन्होंने खंडन किया था कि यह कितनी हानिकारक है और कितनी गलत है और इतिहास के विरुद्ध है। मगर उसके बाद से क्या हुआ वो इसी से देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप आज भी देखेंगे कि उन्हीं चीज़ों की आलोचना हो रही है जो 50 साल पहले हो रही थी। इसका मतलब कुछ नहीं बदला। और मैं आज की स्थिति भी बता देता हूँ। अभी 1 अप्रैल 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में ही नसीरुद्दीन शाह का एक लेख आया था। नसीरुद्दीन शाह बड़े कलाकार हैं लेकिन इंटेलेक्चुअल भी हैं। उन्होंने लेख लिखा, टाइटल था द मुगल्स यू डोंट नो। उसमें उन्होंने जो दावे किए वो देख लीजिए। वो ठीक राष्ट्रीय आंदोलन में जो 100 साल पहले कहा गया था वही बात आज भी है। नंबर 1, भारतीय उपमहाद्वीप के कई इलाकों में हिंदुओं और बौद्धों का लोप मुस्लिम हमलावरों के कारण नहीं हुआ था। नंबर 2, भारत में एक भी मुसलमान औरंगजेब को हीरो नहीं मानता। नंबर 3, औरंगजेब के सिवा सभी मुगल बादशाह सेकुलर थे। नंबर 4, मुगल भारत को लूटने नहीं बसने आए थे। नंबर 5, भारत में हिंदू मुस्लिम विभेद और आपसी घृणा का आरंभ अंग्रेजों ने किया। ये जो आखिरी बिंदु है यह स्वयं महात्मा गांधी ने कहा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ कोई झगड़ा नहीं था, ये कोईवल है। ब्रिटिश के आने के साथ ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा शुरू हुआ। तो आप देखेंगे कि ये 100 साल पहले के सवाल भी आज के सवाल है। सवाल वही है और सब एक ही विषय से जुड़ते हैं, उसी के रेमिफिकेशन से। सभी दावे जो नसीरुद्दीन शाह ने किए और उनको नॉन एकेडमिक ना समझा जाए, क्योंकि जो एकेडमिक हमारे लोग हैं, लिबरल, सेकुलर, गांधीयन, ऑल, वो मोर और लेस इन पांचों बातों को नानुकुर और कुछ के साथ क्वालिफिकेशन के साथ वो भी यही बातें कहेंगे, एक आध को छोड़ देंगे। लेकिन ये सभी दावे गलत हैं। नसीरुद्दीन यह सवाल भी उठाते हैं कि यदि इस्लामी हमलावरों ने मंदिर तोड़े और हिंदुओं को जबरन धर्मांतरित किया तो भारत में करोड़ों हिंदू और हजारों मंदिर बचे कैसे रह गए। नसीरुद्दीन औरंगजेब को मूल फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, मगर वह मूल सिद्धांत भूल जाते हैं कि वो फंडामेंटल कौन सा था जिसके वो फंडामेंटलिस्ट थे। कोई फंडामेंटल होगा जिसका पालन केवल औरंगजेब ने ही नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम शासकों ने दुनिया भर में सदियों से किया और सबके कारनामे औरंगजेब जैसे थे। पर वे मतलब हमारे जो इंटेलेक्चुअल क्लास हैं आज भी, नसीरुद्दीन का लेख सिर्फ एक मतलब प्रतिनिधि है, मैं इसी रूप में लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये सारे तर्क 2500 इतिहासकारों के लिखे हुए में मैंने यही तर्क पाए हैं अलग अलग शब्दों में।
पर वे भारत में मुगल काल को खुशहाली का युग मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं। तुलना में अंग्रेजों को लुटेरा और गया गुजरा बताते हैं, जबकि सच यह है कि भारत में मुगल राज ब्रिटिश राज की तुलना में गुणात्मक रूप से विजातीय और विध्वंसक था, जिसके लिए वो डायरेक्शन था कि उसको काला युग नहीं बताना है। उल्टे आधुनिक भारत समाज में शांतिपूर्ण जीवन, नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय सीमा का निर्माण, उसकी सुरक्षा के लिए संपूर्ण सैन्य प्रणाली, पुलिस और कानून व्यवस्था, वैज्ञानिक विकास, रेल, डाक, बिजली, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, आधुनिक अस्पताल, अनेक खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक बड़ी बड़ी पुरातत्व खोज आदि का श्रेय अंग्रेजों को ही है। आज भी मूलभूत क्षेत्रों में भारतीय व्यवस्था उसी पर आधारित चल रही है जो अंग्रेजों ने बनाई थी। अंग्रेजों ने अपने शासन को चुनौती देने वालों के सिवा कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया। बंकिम चंद्र, दादा भाई नौरोजी से लेकर डॉक्टर अंबेडकर तक भारत के अनगिनत महापुरुषों ने लिखा है कि सदियों बाद भारत में खूंरेजी, उत्पीड़न और अराजकता खत्म कर आम हिंदुओं के लिए राहत और सुख का जीवन अंग्रेजी राज की देन थी। और बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध आनंद मठ अंतिम 2 पेज इसी बिंदु पर समाप्त होता है। यही वो कहते हैं। और बंकिम चंद्र ये भी कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महापुरुषों की बातें हैं, मतलब हिंदू महापुरुषों ने ये ऑब्जर्व किया था जो ये बात है। जबकि मुगलों समेत तमाम मुस्लिम शासक हिंदुओं के प्रति क्रूर और घृणित रहे, इसकी गवाही स्वयं मुस्लिम तारीख नवीसों और हाल ही से इकबाल तक बड़े बड़े मुस्लिम बौद्धिकों ने ही गर्वपूर्वक दे रखी है। उन मुगलों की तुलना में अंग्रेज़ों को नसीरुद्दीन, दैट मीन्स हमारे अधिकांश प्रभावशाली बुद्धिजीवी हिस्टोरियन, अंग्रेज़ों को लिटरे कहते हैं, जबकि कई मामलों में यहाँ ब्रिटिश उदार और भारत प्रेमी थे। सभी मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का बलात् धर्मांतरण कराया, मंदिर तोड़े, हिंदू समाज को अपमानित किया। मुल्लों और सूफियों ने हिंदू धर्म संस्कृति की खिल्ली उड़ाई और घृणा प्रकट की। इस्लामी दावों या शरीयत के औचित्य पर एक शब्द भी कहने वाले हिंदू की जान को खतरा था। पर अंग्रेज़ों ने कभी हिंदू मंदिरों को अपवित्र नहीं किया, न हिंदू धर्म संस्कृति को अपमानित किया। जब लॉर्ड कर्जन ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करना चाहा तो मुख्य द्वार के बाहर ऊंचा मंच बनाकर उन्हें वहीं से दर्शन कराया गया। यह 1903 की बात है। क्यों? क्योंकि वहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। लॉर्ड कर्जन जैसा शक्तिशाली वायसराय, उसने उसका सम्मान किया और उसने बाहर से ही ऊंचे मंच से जगन्नाथ जी के दर्शन किए। सभी अंग्रेज अधिकारियों ने हिंदू धर्म का सदैव सम्मान किया। उन्होंने चर्च मिशनरियों को यहाँ हिंदुओं का छल बल से धर्मांतरण कराने की कभी इजाज़त नहीं दी। और ये मैंने पुरी के शंकराचार्य के मुंह से सुना है हाल में 2-3 साल पहले, कि ब्रिटिश राज खत्म होने तक 1947 तक पूरे नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने 100s में नाम लिया कि इतने 100 ही क्रिश्चियन थे 1947 तक, और आज लगभग पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन हो गया या होने की दिशा में। क्या इसके लिए भी हम अंग्रेजों को दोष देंगे? कठोरता से नियंत्रण में रखा। यही नहीं, हिंदू लोग क्रिश्चियनिटी पर खुलेआम प्रश्न उठा सकते थे, लेकिन नसीरुद्दीन, मतलब हमारे प्रभावशाली इतिहासकार और इंटेलेक्चुअल, वे अंग्रेज़ों को औरंगजेब को छोड़कर तमाम मुगलों को सेकुलर कहते हैं। पूरे मुस्लिम शासनकाल में छोटा मुस्लिम ओहदेदार भी चाहे जितनी हिंदू स्त्रियां जबरन उठा ले आना अपना हक समझता था। अनगिनत हिंदू रखेलियां अलग से, पर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से विवाह नहीं कर सकता था, चाहे वह हिंदू से धर्मांतरित हुई मुस्लिम लड़की ही क्यों न हो। किसी मुस्लिम स्त्री से हिंदू के प्रेम करने की सज़ा मौत थी। ऐसा कुछ भी ब्रिटिश राज में नहीं था। वे भारतीय स्त्रियों पर जबरन हाथ नहीं डालते थे। अतः मुगल शासकों के वंशजों का यहीं रह जाना कुछ साबित नहीं करता। जैसे तर्क वे मुगलों के लिए देते हैं, उसी तर्क से भारतीय क्रिश्चियन भी अंग्रेजों को विदेशी शासक कहने पर आपत्ति कर सकते हैं। इसलिए भारत में मुगल काल का मूल्यांकन, जो मेरे विचार से स्थायी प्रश्न है, 100 साल से वही प्रश्न है गांधी जी के समय से। और अगर आप खिलाफत संबंधी उनके सारे भाषण गांधी जी के उलट के पढ़ें तो आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह से वो इस्लाम का पक्षमंडन वो कर रहे थे। और यह कह करके मुझे कुछ पढ़ने जानने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई उनसे पूछता था गांधी जी से, जो मैं समझता हूँ आज भी हमारे लीडरों की स्थिति है, एक बड़े आरएसएस के इंटेलेक्चुअल थे
अब दिवंगत हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे बड़े बड़े लोग जो नेता हैं संघ भाजपा के, वो उन्होंने कुरान उलट के कभी नहीं देखा है, और जब कोई उनको कहता है तो हमसे पूछते हैं कि मिश्रा जी सचमुच ये लिखा हुआ है उसमें। और गांधी जी के समय से वही चीज़ है। गांधी जी खुल कर कहते हैं कि मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं है, फलाने मौलाना साहब ने जो कह दिया वो सही है, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं यही मेरा धर्म है कि उसको मैं मानूं और उसके अनुसार चलूं। तो वो स्थिति तब से आज तक है। इस्लामी भारत में मुग़ल काल का मूल्यांकन देखने वाले पर निर्भर है। इस्लामी नज़रिए से वह ज़रूर शानदार ज़माना था, एक बड़े देश पर इस्लामी राज जो वैभव में अतुलनीय था। मक्का मदीना के शासक भी अकबर या शाहजहां के सामने कुछ नहीं थे। इसलिए असंख्य मुस्लिम इतिहासकार उस ज़माने पर गर्व करते रहे हैं कि लगातार जिहाद में लाखों काफिरों को जहन्नुम भेजा गया, मूर्ति पूजा के हज़ारों मंदिर खत्म और ख़राब किए गए, जिहाद हजारों ब्राह्मणों भिक्षुओं को मार डाला गया, भारी मात्रा में बहुमूल्य रत्नों की लूट हुई और उसे प्रॉफिट के बताए नियम के अनुसार मुसलमानों में बांट लिया गया। लाखों लाख हिंदू पुरुष स्त्री बच्चों को पकड़कर दूर देशों में गुलामों रखेलों के रूप में बेचा गया और तलवार के जोर से इस्लामी कायदों किताबों का दबदबा बनाया गया। अधिकांश मुस्लिम इतिहासकारों ने यही गौरव गाथा लिखी है, और चूंकि हमारे लोगों में इतिहास लिखने की प्रवृत्ति नहीं थी, इसलिए हिंदू सोर्स ऑफ हिस्ट्री आपको लगभग कुछ नहीं मिलेगा। ये रमेश चंद्र मजूमदार ने लिखा है, जब उन्होंने लिखा था 150 साल उन्होंने कहा था, तो आज के हिसाब से 200 साल रखिए। उन्होंने कहा कि 200 साल पहले हिस्ट्री विषय से ही भारतीय लोग अपरिचित थे, यहाँ ये चीज़ नहीं थी। तो चूंकि हमारे पास कोई ऐसी परंपरा नहीं थी, इसलिए हमारे पास मेडिएवल हिस्ट्री सारी की सारी, और इंटरेस्टिंगली जो मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश काल में भी जो इतिहास लिखा गया अधिकांश अंग्रेज़ों ने लिखा। रानी झांसी बाई के बारे में सबसे प्रामाणिक हिस्ट्री की किताब एक अंग्रेज़ की लिखी हुई है, हमारी लिखी हुई नहीं है। शिवाजी के बारे में भी सबसे प्रामाणिक और गौरवशाली हिस्ट्री एक ब्रिटिश ऑफिसर की लिखी हुई है, जो 32 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ, किंकेड, जिसका अनुवाद सीताराम गोयल ने किया था, शक्तिपुत्र शिवाजी। तो हमने नहीं लिखा, हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा। और उन्होंने क्या लिखा, मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। तारीख़ वसाफ़, ये प्रसिद्ध किताब है 13वीं-14वीं सदी की। इसके लेखक थे शराफुद्दीन शिराजी, पर्शियन थे, फारस के थे। और ये 13वीं-14वीं शताब्दी का मतलब हुआ कि इस्लामी राज को यहाँ स्थापित हुए पृथ्वीराज चौहान को हराए हुए 150 साल ही हुए थे। वो लिखते हैं, अब ये उनके शब्द हैं, शराफुद्दीन शिराजी बड़े आलिम हैं। बुत परस्ती को झुकाने और देव मूर्तियों को तोड़ने के लिए मजहबी सुरूर की रौ ऊंची फड़कती थी। इस्लाम के लिए मुहम्मदी फ़ौजों ने उस नापाक ज़मीन पर, यही हमारी उस नापाक ज़मीन पर बाएं दाएं बिना मुरव्वत किए कत्ल करना शुरू किया। खून के फुव्वारे छूटने लगे। उन्होंने इस पैमाने पर सोना चांदी लूटी जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। भारी मात्रा में जवाहरात और तरह तरह के कपड़े भी। उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में सुंदर और छरहेड़ी लड़कियों, लड़कों और बच्चों को कब्जे में किया जिसका कलम वर्णन नहीं कर सकती। संक्षेप में, मुहम्मदी फ़ौजों ने देश को बिल्कुल उजाड़ दिया और वहाँ के बाशिंदों की ज़िंदगी तबाह कर दी। शहरों को लूटा और उनके बच्चों पर कब्जा किया। अनेक मंदिर उजाड़ हो गए, देव मूर्तियाँ तोड़ डाली गईं और पैरों के नीचे रौंदी गईं, जिनमें सबसे बड़ा था सोमनाथ। उसके टुकड़े दिल्ली लाए गए और जामा मस्जिद के रास्ते में उसे बिछा दिया गया ताकि लोग याद रखें और इस शानदार जीत का जिक्र करें। सारी दुनिया के मालिक अल्लाह की शान बनी रहे। ये जस्ट ए सैंपल। ये सारा इतिहास मुस्लिम तारीख नवीसों का लिखा हुआ है। एलियट डॉसन ने 10 वॉल्यूम में उसी का संग्रह किया था, जिसके लिए उसकी निंदा होती है। क्यों? क्योंकि वही हमारी पॉलिटिकल लाइन से वो डिफ़र करते हैं, इसलिए उस पर मिट्टी पोतना। पर ध्यान रहे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इतिहास के प्रति मिथ्या प्रचार जो गांधी जी से समय से शुरू हुआ कि नहीं अंग्रेज़ों से पहले तो कोई झगड़ा ही नहीं था, और अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ 150 सालों में क्या हुआ। कहते हैं नहीं अंग्रेज़ों से पहले कोई झगड़ा नहीं था, सारा गड़बड़ी अंग्रेज़ों ने किया, विभाजन भी अंग्रेज़ों ने किया। जबकि सच्चाई यह है, अभी हाल में आपको शायद स्मरण होगा, जब पार्टीशन हॉरर्स पर एक छोटी सी मॉड्यूल आया था तो देश में हंगामा हुआ और
कांग्रेस पार्टी ने उस पर आंदोलन करने की धमकी दी, क्योंकि उसमें 3-4 ऐसी बातें लिखी हुई थी जो इतनी मोटी है, इतिहास प्रमाणित है, लेकिन उसको नए रूप में लिया गया। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, कांग्रेस का दोष नहीं है, ये हिंदू महासभा का है। उनको इतना भी मालूम नहीं था कि हिंदू महासभा और कांग्रेस मिलीजुली संस्था थी। कांग्रेस के ही पंडाल में हिंदू महासभा का भी अधिवेशन हो जाया करता था। कांग्रेस के 4 अध्यक्ष हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष थे। हम नहीं जानते, अपने बारे में भी नहीं जानते, क्योंकि दृष्टि वही है, पिछला जानना ही नहीं है। असुविधाजनक हो तब तो बिल्कुल नहीं जानना है और उसका उल्टा कहना है। तो ये जो दृष्टिकोण है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि यह हमारे देश की पहचान को ही नहीं, हमारे देश को ही समाप्त करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसके प्रभाववश, अज्ञानवश हमारे देश की नई पीढ़ियां पुनः पुनः वही गलती कर रही हैं, करती रहेंगी, जिससे देश क्षतिग्रस्त हुआ, टूटा, बर्बाद हुआ। इसीलिए इसे क्षति पहुंचाने, तोड़ने की मंशा रखने वाले और उसमें सक्रिय निष्क्रिय सहयोग देने वाले सब के सब इतिहास को ढकने की कोशिश करते हैं। ये जो फॉल्सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री है, इसके लिए सिर्फ लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन या सिर्फ कांग्रेस पार्टी को दोष देना, अपने को भ्रम में डालना है। इतिहास को विकृत करने और वैसा ही बनाए रखने में उनका निहित राजनीतिक स्वार्थ है। क्या कोई भी दल या बौद्धिक वर्ग, अपवाद व्यक्तियों को छोड़ दीजिए, तो इसका अपवाद है? इसकी परख कथनी और करनी दोनों से करनी चाहिए, तभी वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी। जहाँ तहाँ कोर्स की पुस्तकों में 1-2 उल्लेख हटाने, बदलने, जोड़ने से मूल समस्या बनी रहेगी। विश्वविद्यालयों, अकादमियों में उन्हीं निर्देशों के आलोक में संपूर्ण शोध, लेख, विमर्श आदि होते हैं। आप किसी भी एकेडमी के क्रिया कार्यक्रम का एक जायजा लेकर आप देखिए, उसमें सारे कठिन प्रश्न, सारे ऐतिहासिक और वर्तमान कठिन प्रश्न, उस पर कोई शोध नहीं होता। रादर उसको डिस्करेज किया जाता है। अगर कोई प्रपोज करे तो उसको स्वीकृति नहीं मिलती। अतः मूल समस्या को यूं ही बने रहने देना, अंततः उन विध्वंसक शक्तियों को प्रश्रय देना ही है, चाहे जाने अनजाने उनको बल पहुंचाना ही है। वे शक्तियां दलीय आधार पर कोई भेद या मुरव्वत नहीं करती। हमारे लोग लगभग 90% पार्टी बेसिस पर ही खंडन मंडन तू मैं करते हैं, जबकि वो नहीं करते। वो सभ्यतागत रूप में संपूर्ण भारत को देखते और व्यवहार करते हैं। हाल ही में कश्मीर में देखा गया कि वे हमारे प्रति कोई दलीय भेदभाव नहीं करते। उन्होंने देखा नहीं कि कौन कांग्रेस का है और कौन बीजेपी का है और कौन जनता दल का है। उन्होंने सबको ख़त्म किया और कर लगभग आज भी बचे खुचे को भी कर रहे हैं। उनका दृष्टिकोण और वैचारिक आधार भिन्न है और सदियों से एक समान स्थिर है। अतः इतिहास और सामाजिक विषयों की शिक्षा का प्रश्न राजनीतिक विभेद से ऊपर उठकर राष्ट्रीय देश हित की दृष्टि से तय करें, तभी उपाय संभव है। अन्यथा कुछ विवरण बदल देने, एक के बदले दूसरा ला देने से कुछ ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। यह समस्या विकट जरूर है, किंतु लाइलाज नहीं है। सत्य का निर्धारण सरल होता है, बशर्ते उसकी अभीप्सा हो। विगत या वर्तमान की तमाम घटनाओं, घोषणाओं, नीतियों, परिणामों, शासक व्यक्तित्वों, समूहों, दस्तावेजों, आंकड़ों के साथ साथ उससे पहले की घटनाओं, घोषणाओं, नीतियों, परिणामों, समूहों, दस्तावेजों, आंकड़ों के यथावत अध्ययन और तुलना से यह हो सकता है। विश्वविद्यालय और अकादमियों को वह दिशा दी जा सकती है। संयत सामान्य तथ्य और निष्कर्ष स्वतः मिल जाएंगे और रास्ता भी मिल जाएगा। ऊपर जो मैंने नसीरुद्दीन शाह के हवाले से जो बिंदु रखे थे, उनमें से सभी का आसानी से खंडन किया जा सकता है। सत्य से कोई नहीं लड़ सकता। उसकी अवहेलना करना अहितकर होता है। जैसा कविगुरु टैगोर ने कहा था, सत्य को हम अस्वीकार करते हैं तभी सत्य के हाथों हमारी पराजय होती है। अर्थात इसका उल्टा भी हो सकता है कि सत्य को स्वीकार करके ही हम विजयी हो सकते हैं। मगर क्या उन बातों को इस तरह के व्याख्यान में खंडित करने से या किसी पॉडकास्ट में या यूट्यूब पर या बड़े अखबारों में लेख लिखकर भी क्या कुछ हो सकता है, जब तक कि शैक्षिक धारा में उसे व्यवस्थित और नीति के रूप में, इंटीग्रेटेड रूप में न दिया जाए। वस्तुतः शैक्षिक उद्देश्य से, जिसमें कोई राजनीतिक दलीय उद्देश्य न हो। इसलिए जब तक वैसा कुछ नहीं हो तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि औपचारिक शिक्षा की धारा से ही 1000 गुना विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्कॉलरों तक बात पहुंचती है। उसी से मीडियाकर्मी बनते हैं, उसी से लॉयर बनते हैं, उसी से ऑफिसर बनते हैं। और अगर उन्हीं को इतिहास न बताया जाए जो
पिछली कई पीढ़ियों से हो रहा है, तो वे इस स्थिति में ही नहीं रहते कि किसी आकस्मिक इस तरह की घटना का सामना कर सके, क्योंकि उन्हें यह आकस्मिक लगती है, अस्वाभाविक लगती है, अचानक हुई लगती है, जो कि बात नहीं है, यह सदियों से चल रहा है। सो इसीलिए अगर वही पुराना अर्धमिथ्या, अटपटा या पैचनुमा पाठ दिया जाता रहा जो अभी तक किया जा रहा है, तो उसका इस तरह का हम खंडन करें जो अभी मैंने किया, इससे कुछ नहीं होता। बड़े बड़े लोगों ने इससे, जैसा मैंने कहा, रमेश चंद्र मजुमदार जैसी हस्ती ने ये सब बातें कही, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिनके हाथ में सब कुछ बदलने की शक्ति थी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब तक वो इस पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक उसके अनुसार विश्वविद्यालयों और विद्यालयों की पढ़ाई को सुधारेंगे नहीं, तब तक इस तरह के खंडन से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे मनुष्यों ने तरह तरह की और भी मूल्यवान बातें कही थी, और उस समय भी ब्रिटिश टाइम में भी रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, उनकी बातें नहीं सुनी गई। तो हाल में भी विद्वानों ने कहा उनकी बातें आई गई से अधिक हैसियत नहीं रखती। इसलिए अंत में यही लगता है जो रमेश चंद्र मजुमदार ने ही कहा था, यदि हमारा तंत्र सही इतिहास नहीं पढ़ा सकता, जो पिछले 70-80 सालों का रिकॉर्ड दिखाता है, तो कम से कम इतना कर सकता है कि यह विषय पढ़ाना बंद कर दे। यह रमेश चंद्र मजुमदार ने 5 दशक पहले कहा था, जब इतिहास की जानकारी पाने के लिए वैकल्पिक उपाय नहीं थे। किंतु आज के व्यापक सूचना युग में सभी तथ्य पूरे विश्व में सभी के सामने अध्ययन या चयन के लिए निःशुल्क और खुली जांच परख के लिए उपलब्ध है। जिन्हें इतिहास में रुचि होगी वह इसे स्वतः जान पढ़ लेंगे। इसलिए कम से कम हमारे कर्णधारों को इतना जरूर सोचना चाहिए कि अगर वो सच्चा इतिहास पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते, तो कम से कम इस विषय को डिस्करेज करें और धीरे धीरे हटा दें। यह संभव नहीं है। मैंने सुना है कि कुछ देशों में ऐसा है कि सोशल साइंस विषय स्कूल से हटा दिया गया है, और संभवतः यह भी एक मुख्य कारण है। उस पर जो राजनीतिक विवाद होते हैं, उस विवाद से बचने का उन्होंने उपाय निकाला कि इस विषय को ही हटा दो, और मुझे लगता है कि भारत में भी उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए अंत में मैं यही कहूँगा कि सत्यनिष्ठ इतिहास और शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इसको राजनीतिकरण से मुक्त किया जाए। दलीय लाभ हानि, राजनीतिक हिसाब किताब से दूर कर इसे एकेडमिक लोगों के हवाले कर दिया जाए। वो आपस में विवाद करते रहें, तरह तरह के खंडन मंडन करते रहें, लेकिन वे करते रहें। इसको डायरेक्टिव दे करके पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, स्टेट के द्वारा फंड करके, इनकरेज करके, डिस्करेज करके यह काम नहीं करना चाहिए। और इसके जितने भयावह परिणाम हुए हैं, मैं उस पर विस्तार में नहीं गया, लेकिन जितनी घटनाओं का मैंने उल्लेख किया, खलीफत से लेकर के कश्मीर से हिंदुओं के सफाए तक, या बांग्लादेश में धीरे धीरे क्रमशः हिंदुओं के संहार तक, जहाँ 32% आबादी थी 60 साल पहले, अब वो 7% बची है। और जो रिसर्चर हैं वो अमेरिकी रिसर्चर हैं, आपने उनकी किताब छापी है, रिचर्ड बैंकिन। किसी भारतीय ने बांग्लादेश में हिंदू संहार पर कुछ नहीं लिखा, और जिसने लिखा इक्के दुक्के बंगाली सज्जन, उनको भी डिस्करेज किया गया। उनकी किताब कहीं मेन स्ट्रीम में नहीं आई, उनको पब्लिशर नहीं मिलते। ये स्टेट पॉलिसी को देखकर होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर यह स्थिति नहीं बदली, तो ये सारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इससे हम बच नहीं सकते। और ये कश्मीर और बंगाल में लगभग आधा हो चुका है। वो आसाम के जो स्वयं सर्वोच्च व्यक्ति हैं, वही एक तरह से ऐसे कर रहे हैं जैसे वो खुद असहाय हो। तो ये स्थिति बहुत जगह है। सुशील पंडित जी, जो इनका पिछला व्याख्यान हुआ, तो सुशील पंडित कहते हैं कि भारत में कम से कम 500 ऐसी जगह हैं जो मिनी कश्मीर जैसी हैं, जहाँ पर प्रशासन का, संविधान का, कानून का कुछ नहीं चलता, या वो उससे आंख बचा करके रहते हैं। तो ये स्थिति कहाँ जाएगी? मुझे लगता है कि इसका समाधान कर सकते हैं, हमारे लोग कर सकते हैं, हम और आप कर सकते हैं, हमारे बच्चे कर सकते हैं, बशर्ते कि उनको समस्याओं से बचा करके न रखा जाए, समस्याओं को उनके सामने रहने दिया जाए। यथा तथ्य जो मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, जो मुस्लिम लीडर बोलते हैं, जो कम्युनिस्ट लीडरों ने कहा है, जो कम्युनिज्म का मूल्यांकन है या उसकी विस्तृत दस्तावेज हैं, जो इस्लाम का मूल्यांकन है उसके विस्तृत दस्तावेज हैं, जो आज भी उनके संगठनों के डिमांड्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स हैं, ये सामने रख करके आप आसानी से रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इन पर पर्दा डाले रखा जाए
कि नहीं नहीं ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, कंट्रोवर्शियल है, तो हम अपनी पीढ़ियों को अज्ञान में रखते हैं और नतीजे के तौर पर वो खलीफत से लेके आज तक बार बार बड़ा झटका मिलता है और उस झटके में देश का, समाज का एक पूरा का पूरा हिस्सा खत्म होता है। हम उसकी समीक्षा नहीं करते और फिर वही चीज़ें दोहराई जाती हैं। तो यह बातें मैंने आपके सामने रखी जो मैं समझ पाया इस विषय से संबंधित। एक बार मैं फिर विद्या जी का, अमरेंद्र जी का और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जो मैंने समझा वो आपके सामने रखने का अवसर दिया। अगर मेरी बातें कुछ कड़ी लगी हों, अनुचित लगी हों, तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शंकर शरण जी, मेरे मित्रगण और सभी विद्वत सभा जो यहाँ बैठी है, बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से लीक से हटकर एक विषय पर आज चिंतन मनन हुआ। और मैं भी राजनीति शास्त्र का ही विद्यार्थी था, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि राजनीति शास्त्र और इतिहास आपस में बहुत ज़्यादा मिलजुल जाता है। कई ऐसी चीज़ें थीं जो मुझे भी मालूम नहीं थी, जो आज पता चली। लेकिन ये बात ज़रूर है कि राजनीति शास्त्र में बीए ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में, मैं 1973-74 की बात कर रहा हूँ, तब तक खलीफत आंदोलन को खलीफत नहीं कहा जाता था, खिलाफत कहा जाता था। और कहीं ये समझा दिया जाता था कि ये खिलाफत जो थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। ये बाद में कालांतर में फिर पता चला कि अरे नहीं, ये तो खलीफत था और जिसको टर्की खुद निकाल फेंक रहा है, खलीफा को कमाल अतातुर्क खुद निकाल के फेंक रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है, उसके लिए आंदोलन यहाँ चल रहा है। इसका एक अद्यतन उदाहरण कल पाकिस्तान में देखने में मिला। अमेरिका ने इजराइल और हमास का शांति समझौता करवाया और उसका प्रोटेस्ट कहाँ चल रहा है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में। तो खिलाफत आंदोलन से लेकर और मोपला मसाकर, जो कि भयंकर नरसंहार था, वो नहीं पढ़ाया जाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में और कदाचित आज भी नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता, उसके ऊपर कोई चैप्टर नहीं है। और मोपला आंदोलन हम लोग कहते हैं, मोपला रिबेलियन, ये मोपला नहीं है, वास्तविक शब्द मापिला है। मापिला का अर्थ होता है दामाद। जब अरब ट्रेडर्स आए थे और ये 15वीं शताब्दी की बात है, और वो वहाँ बस गए और स्थानीय लड़कियों से शादी की और वो दामाद थे, तो ये मापिला थे। और वो लोग उठ गए हिंदुओं के खिलाफ मोपला मसाकर में। लेकिन मज़े की बात ये है, पुनः गांधी जी ने इसको बहुत हल्के से कहा कि अरे वो आपको थप्पड़ मार रहा है तो आप दूसरा गाल सामने कर दीजिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं जो हम लोगों के सामने हैं, और समस्या ये नहीं है कि ये प्रश्न हैं, समस्या ये है कि कश्मीर के बाद से, जिसका आपने बहुत अच्छी तरह से उल्लेख किया, कश्मीर के बाद से, कश्मीर याद रखिएगा 19 जनवरी 1990, इस तारीख के बाद से, उसी दिन जो मास इमिग्रेशन वहाँ से हुआ था 19 जनवरी 1990,
उस तारीख के बाद से आज तक ये समस्याएं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं और बढ़ेंगी। सैमुअल हंटिंगटन ने एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखा था। अभी जब इज़राइल और हमास का चल रहा था तो स्मरण करिए 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने अटैक किया था और रिएक्ट एक्चुअली 8 को शुरू किया लेकिन 9 अक्टूबर तक किया, तो मुझको सैमुअल हंटिंगटन की द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन याद आ रही थी कि दिस इज़ नॉट अ क्लैश बिटवीन जस्ट सम डिप्रेस्ड पीपल एंड सम occupied territories, but it is a clash between it's a clash of civilization. So ये यक्ष प्रश्न जो हैं ये सब हम लोगों के सामने रहेंगे और हम लोगों ने तो जितना देख लिया, यहाँ कई ऐसे मेरे से ज़्यादा बुज़ुर्ग बैठे हैं जो ये देखेंगे, जिन्होंने इसको अच्छी तरह से देखा है, हम लोगों ने देखा है। और समस्या ये है कि जो अगली पीढ़ी आ रही है वो भी इसी यक्ष प्रश्न से जूझती रहेगी। इसी के साथ आई थैंक यू वंस अगेन फॉर अ वेरी इल्यूमिनेटिंग टॉक प्रोफेसर शंकर शरण। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ गिव हिम अ हैंड।